नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यह है बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र की यूट्यूब क्लास है। हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है प्रतिनिधि पश्चिमी राजनीतिक विचारक या पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का अध्ययन कर रहे हैं। और जो आज के व्याख्यान का हमारा टॉपिक है वह है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। आज हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर बात करेंगे कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत का स्वरूप क्या है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में संरक्षक या अभिभावक वर्ग जो यहाँ आया है वह शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया था कि प्लेटो ने राज्य में 3 वर्गों की कल्पना की है। राज्य को 3 वर्गों में बांटा है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। और उसने शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग के अंतर्गत शामिल किया है। तो प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में संरक्षक वर्ग की शिक्षा पर इतने विस्तार से और ध्यानपूर्वक विचार किया है कि रूसो के शब्दों में रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि ये कथन किसका है। तो रूसो ने रिपब्लिक के संबंध में कहा है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। वास्तव में प्लेटो अपने राज्य के मूलाधार न्याय, प्लेटो के राज्य का मूलाधार क्या है? न्याय। तो न्याय की प्राप्ति के लिए एक अनुरूप वातावरण की सृष्टि पर बहुत अधिक बल देता है। प्लेटो अपने राज्य में न्याय की स्थापना करना चाहता है और न्याय की स्थापना के लिए या न्याय की प्राप्ति के लिए उसके अनुरूप एक वातावरण की सृष्टि पर बल देता है। और इसके अनुसार ऐसे वातावरण की उत्पत्ति के लिए उसने 2 बातों की आवश्यकता बताई है। पहली है राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली और दूसरी है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। ठीक है ना। तो न्याय की प्राप्ति के लिए 2 बातों पर बल देता है। न्याय की प्राप्ति के लिए जो अनुकूल वातावरण की प्राप्ति के लिए वह 2 बातों पर बल देता है। एक तो राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली और दूसरी है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। तो पहले हम उसकी शिक्षा प्रणाली की बात करेंगे और साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था है वो अगले व्याख्यान में उसकी हम चर्चा आपके साथ करेंगे। प्लेटो का विचार था कि इस शिक्षा पद्धति द्वारा आदर्श राज्य के लिए दार्शनिक शासक तथा सैनिकों या हम कहें संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग की प्राप्ति संभव हो सकेगी। ठीक है। प्लेटो का विचार था कि शिक्षा पद्धति द्वारा आदर्श राज्य के लिए दार्शनिक शासक तथा सैनिकों, संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग की प्राप्ति संभव हो सकेगी और साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था के द्वारा परिवार तथा संपत्ति के प्रति प्रेम या मोह कि उन परिस्थितियों को दूर किया जा सकेगा जो दार्शनिक शासक तथा सैनिकों के कर्तव्य पालन में बाधक बनती है। तो पहली जो बात है राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली, उसके माध्यम से तो संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग की प्राप्ति होती है और जो साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था है उसके द्वारा उन लोगों को, संरक्षक वर्ग या सैनिक अभिभावक वर्ग को परिवार और संपत्ति के मोह से दूर रखा जाता है ताकि वे अपने कर्तव्य का अबाध रूप से पालन कर सकें, उनके कर्तव्य पालन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार जो पहला जो है वह एक सकारात्मक उपचार है। शिक्षा क्या है? एक सकारात्मक उपचार है। और दूसरा क्या है? एक निषेधात्मक उपचार। जो साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था है उसको हम कह सकते हैं निषेधात्मक उपचार। तो सेबाइन लिखते हैं इस संबंध में प्लेटो ने शिक्षा पर ही अधिक बल दिया है क्योंकि वह एक सकारात्मक उपचार है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है। प्लेटो शिक्षा के बारे में क्या कहता है कि शिक्षा क्या है? मानसिक व्याधि यानी मानसिक रोग को दूर करने का मानसिक उपचार है।
टू क्योर ए मेंटल मेलेडी बाय मेंटल मेडिसिन। ठीक है, एक आदर्श राज्य नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र पर ही स्थिर रह सकता है और नागरिकों के चरित्र को ढालने का कार्य शिक्षा के आधार पर ही संभव है। तो जो आदर्श राज्य की कल्पना जो प्लेटो ने की है अपने रिपब्लिक में, उसमें नागरिकों का श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण किसके आधार पर संभव है? शिक्षा के आधार पर संभव है। बारकर कहते हैं, बारकर के अनुसार प्लेटो शिक्षा को एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया समझता है जो मनुष्यों के हृदय में सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने की भावना उत्पन्न करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कथन है, आप देखिए इसको दोबारा। बारकर के अनुसार प्लेटो शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया समझता है जो मनुष्यों के हृदय में सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने की भावना उत्पन्न करती है। प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षा प्रणालियां या शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी। पहली थी एथेंस की शिक्षा पद्धति और दूसरी थी स्पार्टा जो नगर राज्य है उसकी शिक्षा पद्धति। एथेंस और स्पार्टा वहां के महत्वपूर्ण, उस समय के तत्कालीन यूनान के दो महत्वपूर्ण नगर राज्य थे और इन दोनों में अलग अलग प्रकार की शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी। तो पहले तो प्लेटो ने इन दोनों नगर राज्यों की शिक्षा पद्धतियों के गुण दोषों का अध्ययन किया और फिर अपनी शिक्षा प्रणाली का सिद्धांत, अपना शिक्षा सिद्धांत प्लेटो ने प्रस्तुत किया। उसमें इन दोनों नगर राज्यों की शिक्षा पद्धतियों को, गुणों को ग्रहण किया गया है और दोषों को त्याग किया गया है, उनको छोड़ा गया है उन दोषों को। जो हम पहले देखते हैं एथेंस की शिक्षा पद्धति। एथेंस में किस प्रकार की शिक्षा पद्धति प्रचलित थी? एथेंस में शिक्षा प्रत्येक परिवार का निजी कार्य समझा जाता था। आप ध्यान दीजिए, शिक्षा देना किसका कार्य था? परिवार का। शिक्षा जो है परिवार का निजी कार्य था कि कोई नागरिक, कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करे, यह परिवार का निजी कार्य समझा जाता था। इसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। ठीक है, मतलब एथेंस में शिक्षा कैसी थी? वह परिवार का निजी कार्य समझी जाती थी जिसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। और एथेंस की शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वह 3 स्तरों में बटा हुआ था: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, हम जिसे सैनिक शिक्षा कह सकते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए थी और इसमें प्रमुख रूप से क्या चीज सिखाया जाता था या क्या इसकी जो पाठ्यक्रम क्या था? पढ़ना लिखना, प्राचीन कवियों के साहित्य का अध्ययन करना, संगीत तथा व्यायाम। तो यह प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम था। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा। यह जो है माध्यमिक शिक्षा सोफिस्ट लोगों से प्राप्त की जाती थी, धन देकर सोफिस्ट लोगों से प्राप्त की जाती थी। और इसके जो पाठ्यक्रम में क्या विषय शामिल थे? अलंकार शास्त्र, भाषण कला और राजनीति आदि विषय इस पाठ्यक्रम में, इसके माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल थे एथेंस की शिक्षा पद्धति में। और यह शिक्षा 14 से 18 वर्ष तक चलती थी। और शिक्षा का जो तृतीय स्तर है वह 18 से 20 वर्ष की आयु तक था और इसके अंतर्गत एथेंस के प्रत्येक युवक के लिए सैनिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य था। सैनिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद ही व्यक्ति को पूर्ण नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते थे। तो यह एथेंस की शिक्षा पद्धति थी। अब इसमें क्या बात थी एथेंस की शिक्षा पद्धति में? इसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास पर ध्यान दिया गया था। यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त थी, किंतु इसमें शिक्षा देना राज्य का नहीं वरन परिवार का दायित्व होने के कारण यह शिक्षा पद्धति राज्य की प्रकृति और उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं थी, अर्थात उसके प्रतिकूल होती थी। इससे क्या था? अज्ञानी तथा निकम्मे प्रकार के राजनीतिज्ञ वर्ग का उदय होता था। परिवार का दायित्व होने के कारण वह शिक्षा कैसी थी? राज्य की प्रकृति तथा उसकी आवश्यकताओं के प्रतिकूल थी। ठीक है, अब बात करते हैं स्पार्टा की शिक्षा पद्धति की। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति एथेंस की शिक्षा पद्धति से भिन्न थी और पूर्णतया राज्य द्वारा नियंत्रित थी। बात समझ में आई आपको? स्पार्टा की शिक्षा पद्धति कैसी थी?
पूर्णतया राज्य द्वारा नियंत्रित, जबकि एथेंस में राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था शिक्षा के मामले में। स्पार्टा क्या था? चारों ओर से विरोधी या शत्रु राज्यों से घिरा हुआ था और वहां हमेशा आक्रमण का भय बना रहता था। इस वजह से वहां की शिक्षा प्रणाली में कठोर सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी और स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी, जिससे उनकी संतान बलवान और पुष्ट उत्पन्न हो। स्पार्टा के बच्चों को 7 वर्ष की आयु में ही उनके परिवार से ले लिया जाता था और राज्य के अधिकारी उनकी संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करते थे। स्पार्टा की यह शिक्षा पद्धति राज्य की प्रकृति और उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल थी, किंतु इसमें क्या कमी थी कि इसका पाठ्यक्रम बहुत अधिक संकुचित था। वहां शारीरिक प्रशिक्षण की तो श्रेष्ठ व्यवस्था की गई थी, किंतु मानसिक, बौद्धिक और चारित्रिक शिक्षा या विकास को उपेक्षित कर दिया गया था। तो दोनों की अपनी अपनी कमियां थी। ठीक है, तो प्लेटो ने क्या किया? एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति के गुणों को ग्रहण करते हुए अपनी पद्धति में इन दोनों का समन्वय किया। उसने एथेंस से व्यक्ति के पूर्ण विकास, उसके पूर्ण विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास का विचार ग्रहण किया तथा स्पार्टा से यह बात ग्रहण की कि शिक्षा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति राज्य के प्रति कर्तव्य पालन की योग्यता प्राप्त कर सके। अब हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना किस प्रकार उसने बनाई थी। प्लेटो की पद्धति के अंतर्गत शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है, मतलब जो लगातार जीवन भर चलती रहती है। व्यक्ति की शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा ही की जानी चाहिए। प्लेटो ये कहता है कि परिवार के स्थान पर राज्य के द्वारा ही व्यक्ति की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि वह शिक्षा राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। और इस पद्धति के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा है, प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा। अब बात करते हैं हम पहले प्राथमिक शिक्षा की। प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य थी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए, चाहे वे उत्पादक वर्ग हो, सैनिक वर्ग हो और शासक वर्ग हो, सभी के लिए अनिवार्य थी और यह शिक्षा 6 से 20 वर्ष की आयु तक चलती थी। इस शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण करना है। यह शिक्षा उत्साह को बढ़ाती है और व्यक्तियों को सैनिक कार्य के उपयुक्त बनाती है। 18 वर्ष की आयु तक के शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो प्रमुख विषय थे वे क्या थे? व्यायाम और संगीत। प्लेटो ने इन दोनों शब्दों को व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया है। हम पहले बात करते हैं व्यायाम की। व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक कसरत करना ही नहीं है, वरन पूर्ण शारीरिक विकास के साथ साथ सहिष्णुता, साहस तथा वीरता के मानसिक गुण विकसित कर चारित्रिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। बारकर ने लिखा है कि व्यायाम मस्तिष्क के लिए शरीर को शिक्षित करना है। इसके द्वारा व्यक्ति में सहनशीलता एवं साहस के गुणों का विकास कराया जा सकता है। तो इस प्रकार व्यायाम को प्लेटो ने व्यापक अर्थों में लिया है, न कि शारीरिक कसरतों तक ही उसको सीमित रखा है। इसी प्रकार संगीत को मन की शिक्षा के लिए आवश्यक माना गया है। बारकर कहते हैं संगीत मन के सामान्य प्रशिक्षण का मार्ग है। संगीत भावनाओं को परिष्कृत करता है और बुद्धि की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। संगीत शब्द का भी प्लेटो ने व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है। इसके अंतर्गत नृत्य, संगीत, कविता पाठ व सभी ललित कलाओं को शामिल प्लेटो ने किया है, किंतु इसके साथ प्लेटो ने चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाले साहित्यिक अंशों तथा कलाकृतियों पर राज्य द्वारा कठोर प्रतिबंध लगाए जाने की
व्यवस्था भी की है। इसमें भले ही नृत्य, संगीत, कविता पाठ आदि ललित कलाएं शामिल है, लेकिन इस प्रकार की कोई साहित्यिक अंश या कलाकृति जो नागरिकों के चरित्र पर बुरा प्रभाव डालती है, उस पर राज्य द्वारा कठोर प्रतिबंध लगाए जाने की प्लेटो व्यवस्था करता है। 18 वर्ष की आयु तक संगीत और व्यायाम की उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के बाद 18 से 20 वर्ष की आयु तक साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा होगी। ये प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ही शामिल है। 18 से 20 वर्ष प्रारंभिक शिक्षा की इस समस्त व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्तियों को श्रेष्ठ नागरिक बनाना है। तो यह प्राथमिक शिक्षा की योजना है। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की योजना। प्लेटो की योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए थी, किंतु उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही बनाई गई है। 20 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किए जाने के बाद युवकों की बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा लेने की प्लेटो ने व्यवस्था की है। अर्थात जब प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर ली जाएगी तो 20 वर्ष की आयु में एक बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा होगी, और जो युवक इस परीक्षा में फेल होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे, वे देश के सैनिक एवं उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। अर्थात वे उत्पादक और सैनिक वर्ग में शामिल हो जाएंगे और वे कृषक, मजदूर, व्यापारी और शिल्पी के रूप में कार्य करेंगे। और जो युवक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। समझ में आई आपको बात? उच्च शिक्षा के लिए व्यक्तियों का चुनाव निष्पक्ष भाव से किया जाएगा। इसमें व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एवं कुल परिवार के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह शिक्षा राज्य के शासक या संरक्षक वर्ग के लिए है। ध्यान रखना ये बात, उच्च शिक्षा किसके लिए है? संरक्षक वर्ग के लिए, जिसमें सैनिक और शासक वर्ग शामिल है, और प्रमुख रूप से शासक वर्ग की शिक्षा पर यहां उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई गई है, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को ही भाग लेने का अवसर दिया गया है, लेकिन केवल संरक्षक वर्ग के लिए। इसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित, नीतिशास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र का अध्ययन शामिल किया गया है। गणित जो है प्लेटो का प्रिय विषय था, और वह इसे दर्शन शास्त्र की प्रथम सीढ़ी मानता था। दर्शन के भावी अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने तथा युद्ध में उपयोगी होने के कारण गणित को उच्च शिक्षा में विशेष स्थान दिया गया था। क्या कारण था गणित को उच्च शिक्षा में प्रमुख स्थान देने का? कि दर्शन के भावी अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने तथा युद्ध में उपयोगी होने के कारण गणित को उच्च शिक्षा में विशेष स्थान दिया गया था। प्लेटो की शिक्षा संस्था जो थी, जिसका नाम था अकादमी, के प्रवेश द्वार पर यह बात लिखी हुई थी, यह वाक्य लिखा हुआ था कि ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहां प्रवेश ना करे। अर्थात जो व्यक्ति ज्यामिति या गणित की एक जो शाखा है ज्यामिति, उसको नहीं जानता, उससे अपरिचित है, तो वह अकादमी में प्रवेश ना करे। 10 वर्ष की उच्च शिक्षा के बाद 30 वर्ष की आयु में एक परीक्षा होगी, जिसमें असफल रहने वाले, अनुत्तीर्ण होने वाले युवक विद्यार्थी राज्य के साधारण अधिकारी होंगे, और सफल व्यक्तियों को 5 वर्ष तक अर्थात 35 वर्ष की आयु तक गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की विशेष शिक्षा की व्यवस्था प्लेटो ने की है। 5 वर्ष की इस शिक्षा में द्वंद्व और दर्शन, डायलेक्टिक एंड फिलॉसफी पर विशेष बल दिया जाएगा। इस संबंध में प्लेटो के विचार को व्यक्त करते हुए क्वायर जो विद्वान है वह कहते हैं कि दर्शन प्रौढ़ अवस्था के लिए है, युवावस्था के लिए नहीं। लेकिन इस 35 वर्ष की शिक्षा को भी प्लेटो ने अपूर्ण माना है, पूर्ण नहीं माना, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्तियों को सांसारिक स्थिति का व्यवहारिक अनुभव नहीं होता। अभी तक 35 वर्ष तक जो शिक्षा प्राप्त की है वह केवल सैद्धांतिक शिक्षा है। प्लेटो अगले 15 वर्षों तक अर्थात 50 वर्ष की आयु तक व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था करता है, जिसमें जीवन की पाठशाला में कठिनाइयां झेलकर व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
35 वर्ष तक की शिक्षा सैद्धांतिक शिक्षा है। उसके बाद जीवन की पाठशाला में कठिनाइयां झेलकर संसार का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था प्लेटो ने की है। इस प्रकार 50 वर्ष की आयु तक जीवन की सभी परीक्षाओं में पास होने वाले या खरे उतरने वाले, लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक ही प्लेटो की सम्मति में शासक बनने के अधिकारी हैं, जिन्हें वह दार्शनिक शासक कहकर संबोधित करता है। सेबाइन के शब्दों में प्लेटो द्वारा प्रतिपादित उच्च शिक्षा का यह सुझाव सर्वाधिक मौलिक और महत्वपूर्ण है। तो यह प्लेटो की शिक्षा योजना है जो 2 भागों में बटी हुई है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, जिसमें एथेंस और स्पार्टा के गुणों का समन्वय इसमें किया गया है। अब हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा पद्धति की क्या विशेषताएं हैं। पहली बात क्या है, अपनी शिक्षा योजना के अंतर्गत प्लेटो के द्वारा राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये बात हमने आपको पहले बताई थी कि एथेंस में शिक्षा जो है परिवार का निजी कार्य था, लेकिन राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा कहां से ग्रहण की उसने? स्पार्टा से। शासक वर्ग शिक्षा के माध्यम से नागरिकों के चरित्र में सुधार करना और उनमें कर्तव्यों के निष्काम संपादन की प्रवृत्ति उत्पन्न करना चाहता है। ठीक है, दूसरी क्या है, प्लेटोवादी यानी प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है उसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आत्मिक अर्थात उसके सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है। तीसरी विशेषता क्या है कि इस शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? न्याय के आधार पर एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। ठीक है, और इस कारण उसकी शिक्षा योजना में न्याय के तत्व को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। चौथी विशेषता क्या है? शिक्षा को प्रारंभिक और उच्च इस प्रकार 2 भागों में बांटना नितांत मनोवैज्ञानिक और विज्ञान सम्मत है। जो प्लेटो ने शिक्षा को प्राथमिक और उच्च शिक्षा 2 भागों में बांटा है वह मनोवैज्ञानिक और विज्ञान सम्मत विभाजन है। पांचवी बात, उसकी शिक्षा योजना स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। ठीक है, छठी विशेषता क्या है? प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना के अंतर्गत धर्म और नैतिकता को उचित स्थान प्रदान किया है और यह नैतिकता की दृष्टि से कुरुचिपूर्ण साहित्य और कलाकृतियों को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा साहित्य, ऐसी कलाकृतियां जो नागरिकों के चरित्र पर दुष्प्रभाव डालती हैं उन पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था करता है और इस प्रकार अपनी शिक्षा में धर्म और नैतिकता को उचित स्थान प्लेटो ने प्रदान किया है। शिक्षा पद्धति की एक विशेषता शासन को एक कला मानकर सुशासन के लिए शासकों के प्रशिक्षण पर बल देना है। इसमें शासन को एक कला माना गया है और कला मानकर सुशासन, अच्छे शासन के लिए शासकों के प्रशिक्षण या शिक्षण पर बल दिया गया है। और लास्ट जो क्या है विशेषता इसकी कि यह जो शिक्षा है प्लेटो की, यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षा शास्त्रियों के लिए यह अवश्य ही एक गौरवपूर्ण दृष्टांत पेश करता है कि प्लेटो ने शिक्षा को आजीवन, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया माना है और 50 वर्ष की आयु तक शिक्षा की व्यवस्था प्लेटो ने की है। उसके बाद ही दार्शनिक शासक राज्य को प्राप्त हो पाते हैं लंबी शिक्षा प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप। मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से स्पष्टतया आधुनिक लगती है। प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से स्पष्टतया आधुनिक लगती है। शिक्षा के संबंध में प्लेटो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने न केवल शिक्षा योजना का निरूपण किया वरन अपनी अकादमी में सभी विषयों की आदर्श शिक्षा का प्रबंध भी किया था। ठीक है, जो शिक्षा सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह उसने व्यवहारिक रूप से अपनी शिक्षण संस्था अकादमी में उसको अपनाया भी था। अब बात करते हैं इसमें दोष, इसकी आलोचना किन आधारों पर की जाती है कि प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत जो है, शिक्षा योजना जो है, इसमें क्या दोष है। तो पहली जो आलोचना की जाती है वह है यह सभी वर्गों के लिए नहीं है। जैसा कि आपने बताया था कि प्लेटो की शिक्षा योजना में सभी वर्गों की शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उत्पादक वर्ग को कोई और प्राविधिक या तकनीकी ज्ञान देने की आवश्यकता इसमें नहीं समझी गई है। ठीक है, सैनिक और विशेषतया शासक वर्ग की शिक्षा पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया गया है। सेबाइन कहते हैं प्लेटोवादी
शिक्षा योजना का यह एक गंभीर दोष है, क्योंकि केवल अच्छे शासकों से ही किसी देश का कल्याण संभव नहीं है। अर्थात शिक्षा सभी वर्गों के लिए समान रूप से प्रदान की जानी चाहिए, जिसकी प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में अवहेलना की है। फिर दूसरी है साहित्य की उपेक्षा। इस शिक्षा योजना में साहित्य को बहुत कम और गणित को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। साहित्य जो है जीवन का दर्पण है और मानव की कोमल भावनाओं को विकसित कर उसके दृष्टिकोण को व्यापक करता है। इस दृष्टि से गणित तथा दर्शन के साथ कला और साहित्य की शिक्षा पर समान रूप से बल दिया जाना चाहिए था, जिसके प्लेटो ने उपेक्षा की है अपनी शिक्षा योजना के अंतर्गत। तीसरा है कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से यह शिक्षा पद्धति इस रूप में भी अन्यायपूर्ण या दोषपूर्ण है कि इसके अंतर्गत कवि और कलाकार को राज्य के नियंत्रण में जकड़ने का प्रयास किया गया है। स्वाधीनता कला और साहित्य के विकास की प्रथम स्थिति है, अतः राज्य के कठोर नियंत्रण में इनका विकास संभव नहीं है। बारकर के शब्दों में, एक नैतिक उद्देश्य के लिए राज्य के पाश में जकड़ी हुई कला मानव की भावनाओं को स्पर्श नहीं कर सकती, और जो कला विशुद्ध कला के रूप में श्रोता या पाठक की भावनाओं को गुदगुदा नहीं सकती, वह उसके आचार को भी प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक है, तो कला और साहित्य पर जो अनुचित नियंत्रण रखा गया है प्लेटो द्वारा, उसकी भी यहाँ पर कड़ी आलोचना की गई है। शिक्षा योजना सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है। इस बात की हमने पहले ही आपको चर्चा की थी कि 35 वर्ष तक केवल उनको सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है और व्यवहारिक शिक्षा के लिए केवल 15 वर्ष का समय दिया गया, जो बहुत कम है। ठीक है, प्लेटो ने शासकों के लिए जिस शिक्षा की व्यवस्था की है उससे व्यवहारिक शासक प्राप्त होना संभव नहीं है। 35 वर्ष की आयु तक केवल शिष्य बने रहने वाले व्यक्तियों में प्राय नवीन कार्यों को करने का उत्साह समाप्त हो जाता है। गुरु पर निर्भर रहने के कारण उनमें आत्मनिर्भरता और पहल करने की क्षमता उत्पन्न नहीं होती। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ शासक सिद्ध नहीं हो सकते, नहीं बन सकते। ठीक है, नेक्स्ट जो आलोचना है कि शिक्षा का जो क्रम है, जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है, वह लंबा और बहुत अधिक खर्चीला भी है। इतनी लंबी शिक्षा से लाभ उठाने का उत्साह बहुत कम व्यक्तियों में होता है कि 35 से 50 वर्ष तक कोई शिक्षा प्राप्त करे, तो इस प्रकार का उत्साह बहुत कम व्यक्तियों में होता है। व्यवहार में इस प्रकार की शिक्षा प्रतिभा संपन्न नहीं वरन धनी व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। फिर है व्यक्तिक विकास का बलिदान। शिक्षा योजना राज्य की प्रकृति तथा आवश्यकताओं पर इतनी अधिक केंद्रित है कि वैयक्तिक विकास का राज्य के हितों के सम्मुख बलिदान कर दिया गया है। वस्तुतः इस शिक्षा योजना में व्यक्ति के स्वतंत्र विकास पर बिल्कुल भी बल नहीं दिया गया है। जो शिक्षा योजना है वह मुख्य रूप से राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं पर केंद्रित है। इसमें व्यक्ति के स्वतंत्र विकास की उपेक्षा की गई है। सातवां है चिंतन और कार्य के आदर्श में भेद। चिंतन और कार्य, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की संभवतया सबसे बड़ी त्रुटि है उनके कार्य और चिंतन के आदर्श में सामंजस्य की कमी। इस संबंध में बारकर ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। वे लिखते हैं, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में कार्य के आदर्श और चिंतन के आदर्श के मध्य एक प्रकार की डगमगाहट है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का आदर्श कभी सत्य का विचार है तो कभी व्यक्ति द्वारा अपना ही विकास, कभी सामाजिक सेवा भावना है तो कभी अपने आप को समाज के अनुरूप बनाना। तो इस प्रकार चिंतन और कार्य के आदर्श में भेद भी प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत में हमें दिखाई देता है। अंत में वस्तुतः प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में कुछ त्रुटियां हैं, फिर भी यह अपने समय की दृष्टि से पर्याप्त आगे और मानव के सर्वांगीण विकास को अपना ध्येय मानकर चलने वाली शिक्षा व्यवस्था है। आशा है आपको बच्चों यह व्याख्यान समझ में आया होगा और प्लेटो की शिक्षा योजना से आप अच्छे से परिचित हो गए होंगे। धन्यवाद। और इस व्याख्यान की जो PDF फाइल है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।